बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपके लिए एक इंतहाई इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, बेसिकली 5 नंबर के क्वेश्चंस वाला, वो आपको समझाने की कोशिश करने के लिए हाज़िर हुए हैं। आप तवज्जो के साथ इस लेक्चर को मुलाज़ा करें और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि व्हेन यू विल लिसन दिस ऑल लेक्चर, तो आप लोग ये 5 नंबर का क्वेश्चन करने के लिए अपने आप को तैयार कर चुके होंगे। तो क्वेश्चन का जो टॉपिक है वो है हाउ टू डू आरटीसी। आरटीसी स्टैंड्स फॉर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। बेटा ये क्वेश्चन फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स में 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स में हम आंसर लिखते हैं। पहला पार्ट रेफरेंस का होता है, जिसमें हम लोग पोइट का नेम और पोएम का नेम लिखते हैं, जबकि सेकंड पार्ट में हम लोग कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं और थर्ड पार्ट में हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक है जी। तो ये जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर में स्टेटमेंट आती है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। और ये 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। ठीक है। और लाइंस आपको ऐसे एक स्टैंजा दिया गया होता है और उस स्टैंजा को आप लोगों ने अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस और अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट आप लोगों ने एक्सप्लेन करना होता है। तो बेटा रेफरेंस जो है, कॉन्टेक्स्ट जो है और एक्सप्लेनेशन, इनके डिफरेंट मार्क्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप रेफरेंस की बात करते हैं तो रेफरेंस 2 नंबर का होता है, कॉन्टेक्स्ट 1 नंबर का होता है और आपकी एक्सप्लेनेशन 2 मार्क्स की होती है। रेफरेंस में हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, पोइट और पोएम का नेम लिखते हैं। ठीक है। जबकि कॉन्टेक्स्ट में हम लोग लिखते हैं द सर्कमस्टांसेस दैट फ्रॉम द that form the setting for an event, statement, or idea, and in terms of which it can be fully understood। और अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो दो चीज़ों के आंसर्स अगर आप लिख दें, 2 क्वेश्चंस के कॉन्टेक्स्ट में अकॉर्डिंग टू द पोएम, तो आप ज़बरदस्त तरीके से इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट द पोइट हैज सेड। बेटा अगर आप इसका आंसर लिख दें, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है व्हाट द रीडर्स व्हाट यू अंडरस्टैंड व्हेन यू रीड द पोएम। अगर इन 2 क्वेश्चंस का आंसर आप कॉन्टेक्स्ट में लिख दें अकॉर्डिंग टू द पोएम, तो फिर भी आप ये वाला जो एरिया है क्वेश्चन का उसको कवर कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। तो बेटा एक्सप्लेनेशन में बेसिकली होती क्या है, ये स्टेटमेंट आर अकाउंट दैट मेक्स समथिंग क्लियर। ठीक है जी। इसमें आप लोग रीज़न देते हैं और जस्टिफिकेशन देते हैं गिवन फॉर एन एक्शन और बिलीफ। ठीक है बेटा। तो याद रखिएगा, इसमें आप लोग क्रिटिकल एनालिसिस भी ऐड करते हैं और राइम स्कीम भी ऐड करते हैं। इस तरह ये आपका एक बड़ा शानदार जो एक्सप्लेनेशन का पूरा एक डिज़ाइन है, फॉर्मेट है, वो बन के सामने आ जाता है। तो आइए अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं ताकि हमें मज़ीद ये बात आसानी से समझने के ये बात हम आसानी से समझ सकें। तो इसमें रेफरेंस में आपको मैंने बताया था, आपने पोएम का नेम और पोइट का नेम लिखना होता है। ठीक है जी। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास एक पोएम है, उसका स्टैंजा हमारे पास है, हम लोग उसके लिए काम करेंगे। पोएम का नेम है द रेन और पोइट का नेम है डब्ल्यू एच डेविस। ठीक है जी। कॉन्टेक्स्ट हम अकॉर्डिंग टू द पोएम लिखते होते हैं और मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने बेसिकली इसमें दो दो क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। मिसाल के तौर पर व्हाट द पोइट says in these lines, or second beta what you understand when you read the poems, when you read the lines। ठीक है जी। तो कॉन्टेक्स्ट है इस पोएम का, in these lines the poet narrates about the rich leaves and poor leaves। These leaves are drinking water of falling rain. It produces a sweet music. The poet feels pleasure when he experiences this phenomenon। नाउ कम टू द एक्सप्लेनेशन। अब हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। बेटा इन दीज लाइंस द पोइट टेल्स अबाउट डैश। अब डैश में क्या लिखना है मैं आपको बाद में बताऊंगा। These lines have many layers of meanings. The upper meaning of these lines is very easy to understand even by the common reader, but the hidden meaning of these lines is complex and thought-provoking।
इन दीज लाइन्स द पोइट सेज दैट, ठीक है, ये जो आपके पास डैश है इसमें आपने क्या लिखना है ये मैं भी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, और इसको फिल करने के मेथड भी बताऊंगा कि इन लाइंस को आप कैसे फिल करेंगे, और फिल करने से उस तरह से फिल करने से आप कैसे मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। आफ्टर दिस राइम स्कीम ऑफ दीज लाइन्स इज डैश, दीज लाइन्स गिव अस ए वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, और इस डैश की जगह पे क्या लिखना है दिस आई विल आल्सो टेल यू। नाउ let us do the practical. Stanza number 1. Explain the following lines with reference to context. ठीक है बेटा, हमने इसको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के लिए क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ये स्टैंजा हमारे पास, आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप, giving the poor beneath a drop after drop. It is the sweet noise to hear these green leaves drinking near. Reference. These lines have been taken from the poem The Rain, written by W. Davies. Context. In these lines, the poet narrates about the rich and poor leaves. These leaves are drinking water of falling rain. It produces a sweet music. The poet feels pleasure when he experiences this spectacle. Now, explanation. In these lines, the poet tells us about a beautiful scene of nature. These lines have many layers of meanings. The upper meaning of these lines is very easy to understand even by the common reader, but the hidden meaning of these lines is complex and thought-provoking. In these lines, the poet says that he hears the leaves drinking water of rain. The rich leaves are on the top and the poor leaves are at the bottom. The water of rain trickles drop after drop on the poor leaves. The poor poet says it is a sweet music produced by the rain falling in this way. Rhyme scheme of these lines is A, B, C, B, D, D. These lines give us a very important lesson. तो ये है बेटा द राइट वे ऑफ डूइंग रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, आपने इसी पैटर्न को फॉलो करना है, और इंशाल्लाह व्हेन यू विल फॉलो दिस पैटर्न और आप बिल्कुल इसी तरतीब के साथ अपना ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप इजीली 5 में से 5 मार्क्स हासिल कर सकेंगे। ठीक है जी, इसके बाद इस दुआ के साथ इजाज़त दें कि अल्लाह ताला आपके हसूल इल्म में आपके लिए आसानियाँ पैदा करें, और आपको जो है वो आगे बढ़ने की तौफीक दे और तरक्की करने का मौका फराहम करें। मैं ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ राइम स्कीम कैसे निकालते हैं। बेटा, राइम का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जिनकी साउंड सेम होती है, और राइम स्कीम निकालने के लिए याद रखें आपने आपका जो गिवन स्टेंजा है उस गिवन स्टेंजा की लाइन, हर लाइन का आखिरी वर्ड उसकी साउंड दूसरी लाइन के आखिरी वर्ड तीसरी लाइन के आखिरी वर्ड्स के साथ आपने मैच करनी है, और इस तरतीब के साथ आपने ये राइम स्कीम निकालनी होती है। फॉर एग्जांपल, पहला वर्ड है रेन। ठीक है जी, ये आपको नज़र आ रहा है, ये मेरा कर्सर भी आपको नज़र आएगा। पहला वर्ड है रेन। ठीक है जी, अब इसकी साउंड है रेन, इसके सामने हम ए लिख लेते हैं। इसके बाद दूसरा वर्ड आता है हमारे पास टॉप, तो इसकी साउंड जो है रेन से डिफरेंट है, इसलिए हम इसके सामने बी लिख लेते हैं। अगर ये रेन और टॉप की साउंड सेम होती तो हम दोनों के सामने ए लिखते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट है इसलिए हमने बी लिखा है। अब बीनीथ तीसरी साउंड है, ये ऊपर वाले दोनों वर्ड्स की साउंड से डिफरेंट है, इसलिए हम यहाँ पे सी लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है ड्रॉप। अब ड्रॉप टॉप के साथ मिलता है, इसलिए हम इसके सामने बी लिखेंगे। इसके बाद बेटा आता है हियर। अब याद रखें हियर जो है ऊपर वाले चारों वर्ड से डिफरेंट है, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं डी। एंड द लास्ट वन इज नियर। बेटा ये नियर जो है वो हियर से सिमिलर है, हियर के साथ मिलता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, डी लिख रहे हैं। तो बेटा इस तरह से हमारी जो राइम स्कीम है, ठीक है जी, वो बन जाएगी ए बी सी बी डी डी। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।